एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 4 भारत के विदेश संबंध को। ओके, ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 4 है। 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ये जो चैप्टर है इसका ये लास्ट पार्ट होने वाला है, इसके बाद हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने पार्ट 1, 2, 3 में देखा भारत की विदेश नीति के बारे में, साथ ही भारत के पड़ोसी देशों से किस तरीके संबंध है, जैसे कौन कौन से पड़ोसी देश, खास करके चाइना और पाकिस्तान के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा कि भारत के उनसे किस तरीके के संबंध है। अब हम इस लास्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं भारत की परमाणु नीति को। ओके, यानी कि भारत की जो परमाणु नीति है वो किस तरीके की है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। अब जैसे ही आपने सुना कि हम इस चैप्टर में भारत की परमाणु नीति को पढ़ेंगे, तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है ओके कि यहाँ तो बात विदेश संबंधों की हो रही है, यानी कि दूसरे देशों से किस तरीके के संबंध रखनी चाहिए उसकी हो रही है, लेकिन हम यहाँ पर फिर परमाणु हथियारों की बात क्यों कर रहे हैं, परमाणु नीति की बात क्यों कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर परमाणु नीति के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर किसी देश की पास परमाणु तैयार हो जाते हैं, वो अगर परमाणु हथियार परमाणु परीक्षण कर लेता है, तो दूसरे जो विदेश होते हैं उनका नज़रिया ही बदल जाता है उस देश के प्रति। इसीलिए हम विदेश संबंध के इस चैप्टर में परमाणु नीति के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, है ना। चलिए शुरू करते हैं भारत की परमाणु नीति को जानना। शुरुआत करेंगे हम बिल्कुल शुरुआत से ही। देखिए कहाँ से हमारे यहाँ परमाणु कार्यक्रम या परमाणु नीति की शुरुआत होती है। देखो, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो अब हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू जी थे। ओके, और जो नेहरू जी थे वो चाहते थे कि तेज़ गति से आधुनिक भारत का निर्माण हो, यानी कि हम बहुत ही तेज बहुत ही फास्ट भारत का विकास करें, उसको आगे बढ़ाएं। और इसीलिए नेहरू जी ने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपना विश्वास जताया, यानी कि नेहरू जी का कहना था कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी पर विश्वास जताना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही तेज गति से विकास कर सकते हैं। ओके, इसलिए उनका विश्वास भी था साइंस और टेक्नोलॉजी पर। नेहरू की जो औद्योगिकरण की नीति थी, यानी कि उद्योगों को बढ़ावा देने, उसका ही एक मुख्य घटक क्या था, परमाणु कार्यक्रम था। ओके, लेकिन जो नेहरू जी थे ना, वो परमाणु हथियार के खिलाफ थे। ओके, उनका कहना था कि हमें परमाणु हथियार नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, मानव जाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराता है। ओके, तो वो इसके खिलाफ थे। उन्होंने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए जोर भी दिया, यानी कि उन्होंने जो भी महाशक्तियाँ थी उस टाइम पे कौन कौन थी, सोवियत संघ आपको पता ही है और अमेरिका, तो उन पर जोर दिया उन्होंने कि आप निशस्त्रीकरण करें, यानी कि शस्त्रों का बहुत कम उपयोग करें और बहुत ही कम शस्त्र बनाएं। ओके, ऐसा नेहरू जी का मानना था। लेकिन फिर भी 1940 के दशक के अंतिम सालों में ही होमी जहांगीर भाभा, ओके, ये बहुत महान वैज्ञानिक थे। ओके, उनके निर्देशन में परमाणु कार्यक्रम शुरू हो गया। हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी नहीं चाहते थे कि परमाणु हथियार बने, लेकिन फिर भी भारत में 1940 के दशक के अंतिम सालों से ही ओके जहांगीर भाभा नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी। ओके, अब शुरुआत तो कर दी, पर इतनी आसानी से परमाणु हथियार बन नहीं सकते हैं। ओके, लेकिन साम्यवादी शासन वाले चीन ने 1964 के अक्टूबर में परमाणु परीक्षण किया। हम तो अभी शुरुआत ही कर रहे थे और कुछ कुछ आगे बढ़ रहे थे, उसी टाइम पर चाइना ने 1964 में क्या कर लिया, अक्टूबर में परमाणु परीक्षण कर दिया, यानी कि उसने परमाणु हथियार बनाकर तैयार कर लिए, हम ये कह सकते हैं। ओके, और उसके साथ साथ आपको पता भी है कि जो अणु शक्ति, यानी कि जिनके पास परमाणु हथियार है, वो जो राज्य देश है उनमें कौन कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। इन्होंने क्या कर लिया, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी ये बन गए थे। ओके, आपको बताइए हमने चैप्टर 6 पढ़ा था फर्स्ट बुक का संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो उसमें जो स्थायी सदस्य थे वो कौन कौन थे, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना। तो इन्होंने क्या कर लिए थे, अपने परमाणु हथियार बना लिए थे। ओके, तो ये काफ़ी पावरफुल हो चुके थे। ओके, पांचों के पांचों देश चाइना ने 1964 में तैयार कर लिए थे। तो अब ऐसी स्थिति में हमें भी तैयार करना जरूरी हो गया, क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा भी तो जरूरी है। अगर इनके पास परमाणु हथियार है तो ये हमारे लिए क्या हो सकते हैं, खतरा हो सकते हैं। ओके, तो हमें भी परमाणु हथियार की ज़रूरत बनाने की ज़रूरत हो गई। ओके, लेकिन इन देशों ने क्या किया पता है, ये पांचों देश मिले और उन्होंने एक संधि बनाई।
क्या कहा कि दुनिया के अन्य देशों पर 1978 में परमाणु अप्रसार संधि को थोपना चाहा। यानी ये कहते हैं कि अब जिन जिन देशों ने अभी तक परमाणु हथियार बना लिए वो ठीक है, पर अब जो आगे दूसरे देश बनाएंगे उनको मना है, क्योंकि अब परमाणु अप्रसार यानी कि परमाणु का ज़्यादा प्रसार नहीं किया जाएगा। इस संधि को इन्होंने दूसरे देशों को थोपना चाहा। तो ये तो गलत हुआ, ये खुद तो परमाणु हथियार बना के बैठ गए और दूसरे को बोल रहे कि अब कोई भी परमाणु हथियार नहीं बनेगा, ओके, वो हमारे लिए खतरा है। तो आपने तो बना लिए। तो भारत ने क्या किया, इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यानी कि भारत ने इस पर दस्तखत करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि नहीं, हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। आपने परमाणु हथियार बना लिए और आप हमें अब परमाणु अप्रसार संधि का नाम थोप रहे हैं हमारे ऊपर। तो भारत ने इनकार कर दिया और फिर भारत ने आगे जाकर 1974 के मई में अपना खुद का परमाणु परीक्षण कर लिया। यानी कि खुद के परमाणु परीक्षण की शुरुआत कर दी। और जो ये परमाणु परीक्षण हुआ था ये 1974 में हुआ था और ये बिल्कुल सफल परीक्षण हुआ था। यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से इस परमाणु परीक्षण को, इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया गया था। और भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो इसे शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। यानी कि बहुत ही शांति से हमने 1974 के मई में परमाणु परीक्षण कर लिया था। ओके, अब भारत परमाणु परीक्षण कर लेता है, यानी कि भारत की परमाणु नीति बनकर तैयार हो जाती है। तो अब भारत की जो परमाणु नीति है उसके क्या उद्देश्य है उसको हम समझने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं भारत की परमाणु नीति का उद्देश्य, यानी कि क्या क्या जब हमने हमारा परमाणु परीक्षण किया, ओके, तो हमने क्या क्या बातें कही कि हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो देखो, भारत की परमाणु नीति का उद्देश्य देश की सुरक्षा और प्रतिरक्षा सुनिश्चित करना है। यानी कि भारत ने कहा कि ये जो परमाणु हथियार है ये हमने किसी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं बनाए हैं। ओके, ये जो परमाणु नीति है, परमाणु परीक्षण है, ये हमने किसी पर अत्याचार या किसी को हमला या किसी को गुलाम करने के लिए नहीं बनाए, बल्कि हमारी खुद की सुरक्षा करने के लिए, खुद की प्रतिरक्षा करने के लिए हमने ये बनाए। क्योंकि दूसरे देश ने बना लिए तो वो हम पे हमला कर सकते हैं, इसलिए हम भी तैयार रहेंगे, इसलिए हमने बनाए हैं। और भारत का कहना था कि वह अणुशक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों से इस्तेमाल करने की अपनी नीति के प्रति दृढ़ संकल्प है। यानी कि उनका ये कहना है कि जो अणुशक्ति होती है, परमाणु शक्ति होती है, हम सिर्फ इसका उपयोग कहाँ करेंगे, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए। ओके, उसके इस्तेमाल करने की नीति पर हम दृढ़ संकल्प हैं। यानी कि हम मानते हैं कि अणुशक्ति का उपयोग मात्र शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से भारत की परमाणु नीति के कुछ उद्देश्य बने। ओके, अब देखते हैं भारत की परमाणु नीति की विशेषताएं, यानी कि क्या क्या भारत की परमाणु नीति की विशेषताएं हैं। देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले भारत की परमाणु नीति की निम्नलिखित विशेषताएं। ओके, देखते हैं क्या क्या विशेषताएं। भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग का समर्थन करता है। यानी भारत का कहना है कि जो ये परमाणु ऊर्जा होती है इसका शांतिपूर्ण प्रयोग हो। यही बात मैंने आपको उद्देश्य में भी बताई। ओके, उसके बाद है सेकेंड, भारत की परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर यह बात कही गई है या यह बात स्वीकार की गई है कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा। यानी कि भारत ने सैद्धांतिक तौर पे कहा है कि हम अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेंगे, लेकिन इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेंगे। यानी कि कभी भी हम जानबूझकर आगे से किसी पर इन हथियारों से किसी पर हमला नहीं करेंगे। तो ये भारत की परमाणु नीति की दूसरी मुख्य विशेषताएं थी। ओके, उसके बाद बात करेंगे तीसरी, तो हमारा देश आणविक हथियारों के अस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु एक खतरा मानता है। यानी कि भारत का शुरुआत से, जैसे आपने नेहरू जी के मुंह से भी सुना है कि भाई परमाणु हथियार हमारे लिए खतरा है, तो इसी तरीके से हम भी मानते हैं कि हाँ, ये जो परमाणु हथियार होते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को भंग करते हैं। ओके, अतः भारत परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थक है। हमने हमारी सुरक्षा के लिए बनाए हैं, लेकिन हम बहुत ही कम इस्तेमाल तथा इसको निशस्त्रीकरण का समर्थन करते हैं। तो ये है भारत की परमाणु नीति। ओके, अब चलिए, इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर समझ लिया। यानी कि हमने सबसे पहले पार्ट 1, 2 और 3 इनमें भारत की विदेश नीति और दूसरों से किस तरीके के संबंध है उनके बारे में पढ़ लिया, और जो अभी फोर्थ पार्ट था इसमें भारत की परमाणु नीति के बारे में पढ़ लिया कि भारत की परमाणु नीति किस तरीके की है। ओके, अब मैं क्या करूँगी, जो ये पूरा चैप्टर है, ओके, इसको आपको समराइज़ करके, यानी कि सारांश में बिल्कुल शॉर्ट में, ओके, बिल्कुल छोटे से रूप में इसका पूरा सारांश बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए पूरा का पूरा चैप्टर। देखो, आज़ाद हुआ जब भारत,
तो उसने अपने विदेश संबंध बनाने शुरू किए, है ना, ओके। और उसके बाद उस समय क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में विश्व युद्ध की चपेट में था। यानी कि जब भारत ने अपने विदेश संबंध बनाने शुरू किए तो अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियाँ थी, स्थिति थी, वो उसमें क्या था कि विश्व युद्ध की चपेट में पूरी की पूरी दुनिया थी, ओके। तो उसी के अनुरूप, यानी कि उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार भारत की विदेश नीति बनी। इसी कारण भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर बनकर तैयार हुई, ओके। और भारत की विदेश नीति में मुख्य तथ्य उभर कर आए, यानी कि कुछ मेन बातें भारत की विदेश नीति में हमें देखने को मिली, जैसे कि सर्वप्रथम गुट निरपेक्षता की नीति, क्योंकि उस टाइम पे 2 गुट चल रहे थे ना, सोवियत संघ और अमेरिका के, नाटो और वारसा, तो गुट निरपेक्षता की नीति आई हमारे सामने। उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से काफ़ी नुकसान हो चुका था, ओके। निशस्त्रीकरण को बढ़ावा, यानी कि शस्त्रों का बिल्कुल कम इस्तेमाल होगा। उसके साथ साथ उपनिवेशवाद का विरोध, क्योंकि ज़्यादातर जो देश थे वो उपनिवेशवाद के शिकार हुए थे, इसलिए हमने उपनिवेशवाद का भी विरोध किया था। तो इस तरीके से हमारी विदेश नीति बनकर तैयार हुई थी। फिर हमने इस पार्ट में देखा चाइना से कैसे संबंध है हमारे, ओके, चीन से किस तरीके के संबंध रहे। तो इसको मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। देखो, शुरुआत में जो हमारे संबंध थे वो काफ़ी मधुर थे, यानी कि बहुत अच्छे हमारे संबंध थे। फिर क्या होता है, तिब्बत और सीमा विवाद के कारण मधुर संबंधों में कड़वाहट आ गई, यानी कि हमारे रिश्ते बिगड़ने लगे। क्यों बिगड़ने लगे? तिब्बत और सीमा विवाद के कारण। डिटेल से पढ़ा हुआ है, बिल्कुल शॉर्ट में समझा रही हूँ, ओके। फिर इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, 1962 का भारत चाइना या भारत चीन युद्ध हो जाता है, ओके। फिर संबंधों में एक बहुत बड़ी दरार आ जाती है या खाई उत्पन्न हो जाती है, ओके। फिर कुछ समय तक चीज़ें ऐसी ही चलती रहती है। फिर कुछ वर्षों के पश्चात संबंधों में थोड़ा सा सुधार आता है, सुधार लाया जाता है किसके जरिए? व्यापार के जरिए। लेकिन आज फिर वर्तमान में, ओके, अभी क्या है 2021 है ना, तो आज फिर वर्तमान में क्या हो गया है, भारत के साथ, ओके, चाइना के संबंध पुनः बिगड़ चुके हैं, ओके। यहाँ पुणे की जगह आएगा पुनः, तो पुनः भारत के संबंध बिगड़ चुके हैं। तो ये पूरा बिल्कुल मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कि भारत चाइना संबंध कैसे थे। पहले बहुत अच्छे थे, फिर विवाद आता है, बहुत खराब हो जाते हैं, युद्ध हो जाता है, फिर थोड़े थोड़े वापस सुधार आ जाती है, और आज वर्तमान में वापस से भारत चाइना संबंध अच्छे से बिगड़ चुके हैं, ओके। ये हमने पढ़ा था पार्ट 2 में। अब पार्ट 3 में आते हैं, जिसमें हमने पाकिस्तान से किस तरीके के संबंध है उनके बारे में पढ़ा था। तो चलिए इसको भी देखते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी, 1 मिनट में काम हो जाएगा, ओके। देखो, शुरुआत से ही रिश्ते में खटास थी हमारे, जब देश आज़ाद हुआ उसी टाइम से। क्यों खटास थी? कश्मीर मुद्दे को लेकर। कश्मीर मुद्दा कारण था जिसकी वजह से हमें शुरुआत में ही दरार पड़ गई थी। इसके कारण क्या हुआ, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया। मैंने आपको पढ़ाया है, ओके, पूरा 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई, ओके। उसके बाद 1971 में बांग्लादेश युद्ध हो गया, क्योंकि बांग्लादेश अलग से बनाने में भारत ने हेल्प कर दी बांग्लादेश की। फिर 1999 में करगिल युद्ध हो गया। तो इन सारे के बारे में हमने पार्ट 2 में डिटेल से पढ़ा है, पर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए। और आज भी भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं? अच्छे नहीं हैं, ओके। तो आई होप आपको पूरा समराइज हो चुका होगा। और आज की जो परमाणु नीति है उसके बारे में तो मैंने आपको आज ही पढ़ा है, तो उसको समराइज करने की ज़रूरत है नहीं। शॉर्ट में ही मैं बता दूं कि भारत की परमाणु नीति और उसके उद्देश्य और उसकी विशेषताओं को हमने पढ़ा है, ओके। अब यहाँ पर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो क्या है, आपको मैं सजेस्ट करूँगी एक मूवी देखना। क्यों सजेस्ट करूँगी? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने भी आपको सजेस्ट किया है कि आप मूवी देखो, ओके, आपको सजेशन दिया है। अब वो मूवी कौन सी है? उस मूवी का नाम है हकीकत। काफ़ी पुरानी मूवी लग रही है और है भी सही, क्योंकि ये जो फिल्म है, ये जो मूवी है, ये 1962 की लड़ाई के बारे में आपको बताएगी। जो चाइना से हमारा आक्रमण हुआ था उसको इस मूवी में दर्शाया गया है। तो आपका काम है कि आप इस पूरी मूवी को देखें, ओके। अगर मुझे मिलेगी तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर नहीं मिली तो आप खुद जाकर हकीकत मूवी देखना और कोशिश करना उसे रिलेट करने की, जो भी हमने चाइना से हमारे जो संबंध पढ़े, चीन से हमने जो संबंध पढ़े उससे, कि किस तरीके से हमारे युद्ध हुए, उन सब के बारे में, ओके। तो आई होप आप ये मूवी देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। आज के मुख्य प्रश्न क्या है, ओके। सबसे पहले, भारत ने कब परमाणु परीक्षण किया, ये आपको बताना है, ओके। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत किसके निर्देशन में हुई थी? 1940 से शुरू किसके निर्देशन में हो गई थी, ओके। तो आपको पता है महान वैज्ञानिक थे डॉक्टर होंगी भाभा, ओके। उसके बाद चीन ने कब परमाणु परीक्षण किया, ये भी आपको बताना है।
है ना। उसके साथ ही भारत की परमाणु नीति के क्या क्या उद्देश्य है, मैंने आपका इस वीडियो में बताए हैं कि क्या क्या उद्देश्य है। उसके साथ ही भारत की परमाणु नीति की विशेषता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और ये सारे भी 1 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आज के इन प्रश्नों को कर लेना। ओके, अगर आपने ये सारे प्रश्न कर लेते हैं तो आप समझ जाना कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।